students. I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. So question is 35 years old primary gravida conceived after IVF cycle. ये थोड़ा लंबा क्लिनिकल क्वेश्चन है तो इसको हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं. हाउ विल यू मैनेज दिस केस. ठीक है, हाउ विल यू मैनेज दिस केस. ओके, लंबे क्वेश्चंस को आप भी एग्जाम में पीछे से पढ़ना शुरू करना. इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है इंडक्शन ऑफ लेबर, प्लान अ सिजेरियन, watch for BP and induce for normal delivery on EDD, and watch for BP and terminate only when BP is normal. ठीक है, सो इसमें इन्होंने बेसिकली पूछा है, कोई केस देंगे ये और इन्होंने पूछा है कि उसका आप नॉर्मल करोगे, सिजेरियन करोगे या बीपी को कंट्रोल करके नॉर्मल करोगे. तो बेसिकली एक हाइपरटेंशन का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है. तो हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उन चीज़ों को, उसकी डिलीवरी हमने केस की कैसे करनी है, तो उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. 35 ईयर्स ओल्ड है, कंसीव विद IVF साइकिल, प्रीशियस प्रेगनेंसी IVF से कंसीव हुई है, 38 वीक्स पीरियड पे आई है, मेच्योरिटी इज अटेन्ड एंड हर ऑब्स्टेट्रिक रिवील्स डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विंस. IVF में यूजली डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विंस होते हैं विद फर्स्ट ट्विन एज ब्रीच. जो फर्स्ट ट्विन है वो ब्रीच है. ठीक है, फर्स्ट ट्विन इज ब्रीच, जो फर्स्ट ट्विन है वो ब्रीच है. सो ऑफकोर्स अब IVF कंसीव्ड है और फर्स्ट ट्विन्स के अंदर अगर फर्स्ट ट्विन ब्रीच होता है तो उसमें हम सिजेरियन ही करना होता है. अगर फर्स्ट ट्विन ब्रीच होता है तो उसमें हमें सिजेरियन ही करना होता है. एंड मोर ओवर इट इज़ अ प्रीशियस प्रेगनेंसी और उसका बीपी जो है वो बढ़ने लग गया है. सो अब हमें, क्योंकि 37 वीक्स क्रॉस कर दिया है, तो अब हमें इसकी टर्मिनेशन प्लान करनी चाहिए और इसका टर्मिनेशन हम सिजेरियन से करेंगे बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट ट्विन ब्रीच. ठीक है, बीपी बढ़ना शुरू हो गया इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट है गेस्टेशन. थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हाइपरटेंशन की. गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रेगनेंसी में बीपी फर्स्ट टाइम हाई हुआ है एंड इट इज़ मोर देन 140/90. ठीक है, एंड इट इज़ आफ्टर 20 वीक्स. ये आफ्टर 20 वीक्स क्यों है, ये इसको हम थोड़ी देर में अभी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है कि प्रेगनेंसी में पहली बार बीपी बढ़ा है और बीपी 140/90 से ज़्यादा है और वो 20 वीक्स के बाद हुआ है. ठीक है, 20 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बाद हुआ है. प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया या PIH क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया या PIH दोनों एक ही बात है. दोनों जो है ये अगर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया किसे बोलते हैं, प्रोटीन का 300 मिलीग्राम ज़्यादा रिलीज़ होना यूरिन से इन 24 आवर्स या +1 ऑन डिपस्टिक, उसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं. तो अगर प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज़ कि ये थोड़ी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है. तो इसको हम प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया बोलते हैं, यानी बीपी ने अब अपना बुरा वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया. ठीक है, एक्लेम्सिया बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया वाले पेशेंट में अगर फिट्स पड़ने शुरू हो जाएं तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया ना बोल के उसे हम एक्लेम्सिया बोलते हैं. और ये जो फिट्स होते हैं ना वो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन्स होते हैं. टॉनिक क्लॉनिक मतलब पूरी बॉडी के कन्वर्जन्स होते हैं, लोकलाइज कन्वर्जन्स ना होकर पूरी बॉडी हेड सब कुछ जो है वो कन्वर्जन्स में चला जाता है. ठीक है, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या है या एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है, प्रेगनेंसी से पहले ही उसका अगर बीपी हाई होता है तो उसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं. एक्यूट और क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होता है, अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और जो प्रेगनेंसी के जो बीपी हाई के सिम्टम्स होते हैं, प्रेगनेंसी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन यूरिया, हेल्प सिंड्रोम, ये सिर्फ और सिर्फ प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया में ही पाए जाते हैं. अगर वो भी उसको आने शुरू हो गए, बीपी तो उसका शुरू से ही हाई था, उसको प्रोटीन यूरिया और हेल्प भी आना शुरू हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स थी. ये टिपिकल आपको कंडीशंस बता के पूछते हैं. फर्स्ट टाइम वो आई, उसका बीपी 150/100 था, तो किसका केस है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को. तो यही सारे ऑप्शंस होते हैं. तो जैसे ही हमें पता होगा सिर्फ बीपी हाई है 20 वीक्स के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है तो उसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे. अगर प्रोटीन यूरिया हुआ है तो हम उसको प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया बोलेंगे. अगर फिट्स पड़ गए तो हम एक्लेम्सिया बोलेंगे. अगर पहले से ही बीपी हाई था और अब फिट्स और हेल्प सिंड्रोम और प्रोटीन यूरिया यानी प्रेगनेंसी वाले हाइपरटेंशन के सारे फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, प्री एक्लेम्सिया टॉक्सीमिया वाले फीचर्स आने शुरू हो गए, तो उसको हम
एक्यूट ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, अब डायग्नोज हो गया, अब हमें दवाई भी उसको डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस लेविटालॉल है, उसकी डोज 100 mg होती है, और लेविटालॉल इज़ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर बोथ, ठीक है। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, टेबलेट निफिडिपिन, ठीक है, उसकी डोज 10 mg होती है। इसको आप BD TDS दे सकते हो, थोड़ा सा आप इसको डोजिंग भी कर सकते हो। टेबलेट मिथाइल डोपा जो होती है, इसकी डोजिंग जो है वो 250 mg BD होती है। टेबलेट मिथाइल डोपा, ये भी वी कैन ऑल्सो गिव दिस ड्रग। हाइड्रोलानाजीन की डोजेस 25 mg होती है, और प्राजोसिन विच इज़ द अल्फा ब्लॉकर, which is a prazosin is a alpha blocker. Prazosin is a alpha blocker. The labetalol is a अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, एंड प्राजोसिन इसकी डोज जो है 2.5 mg। तो मैंने इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि याद करने में इजी हो। लेविटालॉल की 100 mg, निफिडिपिन की 10 mg, ठीक है। लेविटालॉल को 200 mg भी दे सकते हो, डबल डोजिंग भी कर सकते हैं। निफिडिपिन को 20 mg भी दे सकते हो, BD TID डिपेंडिंग ऑन कितना BP हाई है, ठीक है। मिथाइल डोपा की 250 और हाइड्रोलाजीन की 25 mg, एंड प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर की 2.5 mg, ठीक है। सो जो ड्रग्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स हैं उनको हम ACD से याद, सॉरी ABD से याद करेंगे, ABD। सो A इज़ द AC इनहिबिटर, AC इनहिबिटर्स नहीं दे सकते बिकॉज ये तीनों ही ड्रग्स A, B और D जो है, ये तीनों ही जो है IUGR कॉज करते हैं, सो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। AC इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स को देने की एक ही कंडीशन होती है जब मदर को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। तो लेट्स स्टडी द इटियोलॉजी। ये नॉर्मल कंडीशन है जो प्लेसेंटा में होती है। दिस इज द फीटस अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन के विल्लाई, फीटस विल्लाई, ठीक है। सो प्लेसेंटा में जो मैटरनल आर्टरीज होती हैं और जो फीटल वेसल्स होती हैं, दोनों विल्लाई बना लेते हैं ताकि उसके बीच में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सके, मदर से फीटस में जा सके। ब्लड नहीं मिक्स होता है, मदर बच्चे को ब्लड नहीं देती है, यहाँ पे प्लेसेंटा में एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशन का, फ्रॉम मदर ब्लड टू द फीटस ब्लड, ठीक है। सो ये मदर की आर्टरी है, स्पाइरल आर्टरीज है, ठीक है, और ये फीटस की विल्लाई है, ठीक है। सो ये धीरे धीरे ये जो है ये सेल्स हैं, ठीक है। तो अब जो हमें पता है ब्लड वेसल में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, तो ये जो रेड वाली लेयर है, ये वाली, ये ट्यूनिका मीडिया है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, एक तो ये विल्लाई में जो हैं इसको बोलते हैं विलस, और ये जो बाहर हैं ये वाले इसको बोलते हैं एक्स्ट्राविलस। तो एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ट्यूनिका मीडिया को पूरा रिप्लेस कर देते हैं। सो यू कैन सी इन द मिड गेस्टेशन एंड हेयर दे आर रिप्लेसिंग, ठीक है। सो 20 वीक्स के आसपास ये रिप्लेसमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, 20 वीक्स के आसपास। तो क्या हुआ, एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट ने ये एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट हैं दोनों, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ट्यूनिका मीडिया को, ठीक है। और अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो प्लस PIH हो जाता है। कैसे, क्यों, अगर ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल लेयर ऑफ द स्पाइरल आर्टरीज अगर रह जाएगी तो ट्यूनिका मीडिया की वजह से जो इनएडिक्वेट जो परफ्यूजन है न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं हो पाएगी, तो बॉडी एज अ रिजल्ट वाजोस्पाज्म में चली जाएगी, BP को हाई कर देगी ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो क्योंकि ट्यूनिका मीडिया अब रह गई है, उसको रिप्लेस नहीं किया एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट ने, इसलिए अब जो है BP बॉडी बढ़ाएगी ताकि जो है न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है, वाजोस्पाज्म में चलेगी, और इसी BP बढ़ने को हम प्रीक्लेम्सिया टॉक्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अगर पेशेंट को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इसीलिए बोलते हैं 150-100 से ज़्यादा होने पे ही BP की दवाई दो, बिकॉज अगर हम इसका BP कम करेंगे तो उस बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ट्यूनिका मीडिया पड़ी है प्रीक्लेम्सिया टॉक्सीमिया में, हाइपरटेंशन में। तो अगर हम BP बढ़ा है ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन जा सके, अगर इसका BP 150-100 से ज़्यादा है तभी हमने उसे जो है ड्रग देना है फॉर और हाइपरटेंशन, ठीक है। ड्रग्स कौन से देने हैं वो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है।
प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, पेशेंट को रोल करा के देखते हैं। यूजली प्रेग्नेंट पेशेंट जब रोल ओवर करता है तो उसका बीपी कम होता है, लेकिन प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट का जो है बीपी वो 10 mmHg राइज करता है। तो उसका यूजली प्रेग्नेंट पेशेंट का लो क्यों होता है, ड्यू टू सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम की वजह से जो है ये लो होता है। लेकिन जो प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट है या जो प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया पेशेंट है उसका जो है वो बढ़ता है रोल ओवर टेस्ट से। ट्रीटमेंट इसका होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो हमें देनी ही है बीपी जब कम करना है, और उसके बाद हमें डिलीवरी फटाफट करनी है, ठीक है, क्योंकि वो जब तक बच्चा रहेगा तब तक बॉडी वाजोस्पाज्म में रहेगी, ठीक है। जैसे ही बच्चा निकलेगा तभी वो बॉडी वो वाजोस्पाज्म से रिलीफ होगी। सो अर्ली डिलीवरी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट प्री एक्लेम्सिया वाली एक्लेम्सिया में जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है। तो वो साइन है हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन दोनों आसपास हैं, ठीक है। देन नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन एंड नी जर्क। नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, देन नी जर्क एंड एग्जाग्रेटेड हो जाना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड मोर देन 2 ग्राम प्रोटीन यूरिया, ठीक है। सो ये साइन है इमिनेंट एक्लेम्सिया के, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिचार्ड रेजिम देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी मैग्नीशियम सल्फेट। एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। प्रिचार्ड रेजिम देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, आईवी जो है हम 4 ग्राम देते हैं 100 ml में डिल्यूट करके स्लो, और आईएम हम 10 ग्राम देते हैं, या हम कह सकते हैं 10 एम्प्यूल्स देते हैं, ठीक है। 10 एम्प्यूल्स और 4 एम्प्यूल्स हम आईवी देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, और जो 5 एम्प्यूल्स हर बटेक पे देते हैं आईएम, क्योंकि बहुत पेन करता है पेशेंट को। उसके बाद हमें मेंटेनेंस डोज देनी होती है, मेंटेनेंस डोज देनी होती है। मेंटेनेंस डोज हम कब तक देते हैं, डिलीवरी के 24 घंटे बाद तक या लास्ट कन्वर्जन के 24 घंटे बाद तक, दोनों में से जो भी लेट है, ठीक है। लास्ट कन्वर्जन के 24 आवर्स तक देते हैं। एवरी 4 आवरली हम 5 ग्राम आईएम देते हैं बटक पे, ठीक है। सो दोनों में से जो भी लेट है तब तक देंगे। अब कई ये मैग्नीशियम सल्फेट जब टॉक्सिक हो जाता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट होने का डर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम नी जर्क चेक करते हैं। नॉर्मल जो लेवल होता है मैग्नीशियम सल्फेट का वो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट होता है, और अगर इसका लेवल इंक्रीज होगा 8 to 12 पे जो नी जर्क है वो एग्जाग्रेटेड हो जाते हैं। तो हम नी जर्क चेक करते रहेंगे अगली डोज देने से पहले। अगर नी जर्क एग्जाग्रेटेड है इसका मतलब है पेशेंट टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है 12 to 16 पे। अगर रेस्पिरेटरी रेट 14 नहीं है या कम है इसका मतलब है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है यूरिन से एक्सक्रीट होता है, तो हमें यूरिन आउटपुट भी देखना है। अगर क्योंकि हर 4 आवर्स में हमें मैग्नीशियम सल्फेट रिपीट करना होता है, तो मिनिमम 100 ml 4 आवर्स में सिक्रीट होना चाहिए, ताकि वो मैग्नीशियम एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है किडनी को फेल नहीं करता है, किडनी पे या रीनल सिस्टम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट वर्किंग ऑफ रीनल सिस्टम इज़ एसेंशियल, ताकि बॉडी से ये निकले, अपना काम करके दिमाग पे न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट करके ये निकले। अभी नीट पीजी में पूछा गया था कि मैग्नीशियम हाइपरटेंशन में कोई बीपी कम करता है कि नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। मैग्नीशियम बीपी कम नहीं करता है, मैग्नीशियम सिर्फ न्यूरो प्रोटेक्टिव है, मैग्नीशियम बीपी कम नहीं करता है, ठीक है। सो एक्लेम्सिया वाले पेशेंट में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। हमने फीटस के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मदर एक्सपायर कर जाएगी। एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया, जो पेशेंट फिट्स थ्रो कर रही है, तो जो हमने वो ड्रग्स पढ़े थे लबीटलॉल, जो सारे ड्रग्स हम हाइपरटेंशन में देते थे वो टेबलेट फॉर्म में थे, तो हाइड्रोलाजीन वो सारे जो ड्रग्स थे वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को कन्वर्जन हो रहे हैं, वो एस्पिरेट कर जाएगी। तो हम आईवी लबीटलॉल देते हैं। तो एक्लेम्सिया में कभी भी हमने ओरल ड्रग नहीं देना है, हमने आईवी लबीटलॉल देना है, और उसकी डोज 20 mg होती है। मैक्सिमम हम एक दिन में 2400 mg तक दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video
to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.